नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी कोरोना संक्रमित का शिकार हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। साथ ही साथ उनके संपर्क में आए लोगों को भी उन्होंने जांच कराने को भी कहा है। जी हाँ, मनीष तिवारी ने बताया कि मेरी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे सभी जो मेरे संपर्क में आए थे कृपया अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। वहीं इसके पहले कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ी बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। वन विभाग से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली की सीमा में करीब 5,500 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा इसके बाद में जल्द ही निर्माण कार्य अब शुरू होने की संभावना है। करीब 1.25 साल की देरी के बीच मंजूरी मिलने के बाद अब NHAI के सामने असल चुनौती मार्च 2024 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने की है। हालांकि पहले समय सीमा के तहत प्रोजेक्ट मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब पेड़ काटने को लेकर NOC मिलने में हुई लगातार देरी के चलते प्रोजेक्ट का काम पिछड़ गया है। NHAI को भले ही पेड़ काटने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। दिल्ली में हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम आदेश तक किसी भी तरह के पेड़ काटने पर रोक लगाई गई है और इसीलिए जब हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा उसके बाद ही पेड़ काटे जा सकेंगे। संभावना है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक इस पर कुछ सहमति बन सकती है। खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। जी अजय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ी बड़ी बाधा अब ये दूर हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, दिल्ली और देहरादून के बीच में 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है और इसको लेकर के चूंकि NGT ने अब अपनी परमिशन दे दी है कि जितने भी पेड़ वहां काटे जाने हैं उनको लेकर के NGT को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अभी पेड़ नहीं काटे जाएंगे और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जब फैसला हो जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जब आदेश जारी होगा तभी पेड़ काटे जाएंगे। क्योंकि इस पूरे 4 लेन मार्ग पर करीब 11,000 पेड़ों को काटना है, उसमें से करीब 5,500 पेड़ दिल्ली की सीमा में है और उसी को लेकर के गतिरोध बनी हुई थी कि उन पेड़ों को जिनको काटा जाएगा उनके जगह पर जो नए पौधारोपण किया जाएगा वो कहाँ पर किए जाएंगे। क्योंकि पहले एक बार एक जगह निर्धारित की गई थी जहाँ पर पौधारोपण किया जाना था, लेकिन चूंकि वहां पर पहले से ही पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, इसलिए वहां पर जगह को हटा करके दूसरी जगह की मांग की गई थी और बाद में जो दूसरा जगह निर्धारित किया गया था वहां पर उतनी संख्या में पेड़ नहीं लगाए जा सकते थे। तो कुल मिलाकर के जो गतिरोध की स्थितियां बनी हुई थी, अब जाकर के ये तय किया गया है कि जो पेड़ काटे जाएंगे उनकी जगह पर कहीं और दूसरे जगह पर पेड़ों को लगाया जाना है। अब उस पर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अंतिम निर्धारित करना है कि कब से नए पेड़ लगाए जाएं और उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई प्रोजेक्ट यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहा है और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और देहरादून के बीच में एलिवेटेड 4 लेन
सड़क मार्ग का जो निर्माण किया जाना है उसको लेकर के ये तय किया गया था कि 2023 में ये सड़क पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी और देहरादून से और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो काफी कम हो जाएगी और जो समय है वो भी काफी कम हो जाएगा। करीब 2.5 घंटे में ये सफर पूरी कर ली जाएगी और इसको लेकर के अब पूरी प्रक्रिया चूंकि चल रही है। अब एनजीटी की ओर से हालांकि पहले कई बातों को लेकर के आपत्ति थी, अब एनजीटी ने अपनी परमिशन दे दी है, आपत्ति अब नहीं दे रही है एनजीटी। तो क्या कहा जाए अजय, अभी कब तक पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले 2023 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से देरी से फैसला आया पेड़ों को हटाने का, पेड़ों को काटने का, तो वैसे में क्या चुनौती बढ़ जाएंगी और कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जो समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि जाहिर है कि बीच में गतिरोध होने की वजह से करीब 1 साल से ऊपर का वक्त लग गया है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2024 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और ये एक चुनौती भी रहेगी, क्योंकि जिस को समय पर निर्धारित करना है, समय पर पूरा किया जाना है, अगर उस समय पर पूरा नहीं होगा तो ये सरकार की कमी भी होगी और आपस में जो विभागों के बीच में जो तालमेल है उसकी कमी भी इससे साफ नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश की जाएगी कि 2024 तक इस 4 लेन सड़क का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया जाए, क्योंकि विभागों में कई जगहों पर आपत्तियां होती है। वन विभाग की ओर से कई तरह की आपत्तियां जताई गई थी, एनजीटी की ओर से कई बार आपत्तियां जताई गई थी और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रेमी जो है वो भी आपत्ति जता रहे थे। वो उनका ये कहना था कि अगर एक साथ इतने पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया है और एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अब उनको कोई आपत्ति नहीं है, अगर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके जगह पर दूसरे पेड़ लगा दिए जाएंगे तो उनकी जो आपत्ति है वो दूर हो जाएगी। चलिए, आपत्ति जो है वो फिलहाल अब दूर हो चुकी है और अब पेड़ों को काटकर आगे का काम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को लेकर हालांकि पेड़ों के काटने को लेकर देरी से फैसला आया, लेकिन अब ये लगभग माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेड़ काटने की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी और ये जो प्रक्रिया है वो जुलाई के पहले हफ्ते तक हो सकता है कि इस पे शुरू करने को लेकर सहमति बन सके। वहीं पैगंबर मोहम्मद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अनुपम शर्मा की ओर से की गई विवादास्पद टिप्पणी का मामला अब आग पकड़ने लगा है। दिल्ली पुलिस ने कल संसद मार्ग थाने के बाहर से एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई उस वक्त की जब एआईएमआईएम के कार्यकर्ता बीजेपी के पूर्व नेता अनुपम शर्मा और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि इसके पहले भी दिल्ली पुलिस को आईएफएसओ टीम ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में स्वामी यति नरसिम्हानंद का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर विवादित बयानों और संदेशों के जरिए नफरत फैलाने के मामले पर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ से दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं आपको बताएं
कि ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहां की पुलिस अलर्ट मोड पर होगी। लेकिन कल राजेंद्र नगर विधानसभा के शक्कर रोड पर सैमसंग मोबाइल शोरूम के साथ वाली दुकान में रात तकरीबन 11 बजे कुछ बदमाश बंदूक की नोक पर व्यापारी से 10 लाख की लूट के अंजाम देने में कामयाब रहे और मौका देखते ही वहां से फरार हो गए। ऐसे में व्यापारियों का आरोप है कि दिल्ली के इस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इनमें से एक भी कैमरे संचालित नहीं हैं, जो कि हैरान करने वाली बात है। और इस घटना ने तो यहाँ के व्यापारियों के होश ही उड़ाकर रख दिए हैं। ये 6/84 राजेंद्र नगर का ये मकान है, मेन शंकर रोड पे। मेन शंकर रोड। आप ये समझिए कि इस समय राजेंद्र नगर में उपचुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं। इस समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। इलेक्शन कमीशन का भी पुलिस और प्रशासन को डंडा है, लेकिन सरेआम 4 लोग पिस्टल लेके आ जाते हैं और लोगों को लगा देते हैं। आप ये समझिए कि मतलब कोई पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और मज़ेदारी की बात यह है कि जितने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इस शंकर रोड पे, मेन रोड है ये, क्योंकि सारे जितने राजेंद्र नगर के इनलेट्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं। वो 9 बजे आजकल बंद करा देती है पुलिस। यही एक रास्ता रह जाता लोगों को आने जाने का। चालू सड़क पर 11 बजे 11:15 बजे रात को अगर 4 लोग गाड़ी से उतरते हैं और आपके पिस्टल लगा देते हैं, बट मारते हैं, मतलब एक कानून और व्यवस्था खत्म हो गई है। और पुलिस और प्रशासन से जब लिया उन्होंने आपसे पूरा गोल्ड जितना कड़े ले गए, चेन खींच ली, अंगूठी, कह रहे कि हाथ में गोली मार दो अगर कड़ा नहीं निकल रहा। मेरा नाम अमरदीप सिंह है। मैं ये ओल्ड राजेंद्र नगर का RW के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये घटना मुझे जैसे पता चली रात को, तो मैं आया यहाँ पे आके मैंने सारी चीज़ देखी, सारा कुछ पूछा कि यहाँ पे कैसे कैसे वारदात हुई है, यहाँ पे कितने लोग आए थे, कहाँ गाड़ी खड़ी करी। उसमें से 4 लोग थे, एक अंदर बैठा हुआ था, किसी ने इधर से गन पॉइंट लगा दिया, किसी ने यहाँ से कर दिया, किसी ने यहाँ लगाया और उसके साथ उनके क्या नाम है यहाँ पे मारा भी उन्होंने गाल पे, और उसके बाद उनका कड़ा और चेन वगैरह निकाल के ले गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो बाकी हिंदुस्तान का क्या होगा। तो ये बड़े अपने आप में एक विचित्र घटना है जो कि ऐसे होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारे देश में सुरक्षा कहाँ है, जबकि 10 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है और चुनाव में कह रहे एक धारा 144 लगी हुई है और मेन रोड है, ये देखिए पूरी मेन रोड है, कितनी चलती फिरती है। ये रोड कभी बंद ही नहीं होती, 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए और आगे के लिए कृपया इस पर संज्ञान लें कि इसके लिए क्या करना चाहिए। 4-5 लोग पिस्टल लेके रात को घूम रहे हैं, तो प्रशासन और पुलिस को सोचना चाहिए ना, लोगों की सुरक्षा कैसे आप मुहैया करवा पाएंगे, लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे। अभी तो पंजाब में इतना बड़ा मतलब सिद्धू मूसेवाला जी का कांड हुआ, तब भी हथियार थे ना उनके पास। आज कल भी अगर वो हथियार लेके सरेआम ऐसे गाड़ी में घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई चेकिंग नहीं है पुलिस की, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही, और वो भी सेंट्रल दिल्ली में। हम सेंट्रल दिल्ली इलाके में रह रहे हैं। घटना है 4:30 बजे जाके 5 बजे FIR इन्होंने दर्ज की, अभी भी उसकी कॉपी हमें नहीं मिली। वो भी मैसेज आया, अभी हमें FIR की कॉपी नहीं मिली, हमें केवल मैसेज आया है कि हाँ जी ये केजरीवाल जी कहते हैं हमने कैमरे लगा रखे हैं। कौन से कैमरे चल रहे हैं यहाँ पे, कोई कैमरा चल रहा है? अच्छा, दिल्ली सरकार भी यही कहती है हाँ, कि कैमरे लगे हुए हैं, हमने कैमरे सुरक्षा हमने इंतजाम किए, पर कोई इंतजाम नहीं है, सब बेकार है, फेल है, बेकार है, सब फेल है। तो यहाँ पर बात जो करें जिस तरीके से राजधानी आम आदमी है, पार्टी के दुर्गेश पाठक जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, राजेश भाटिया भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर चुनाव प्रचार के बीच में अगर इस तरीके की घटना भाई साहब दुर्गेश पाठक यहाँ के हैं नहीं, उनको जमीनी हकीकत का यहाँ एहसास नहीं है। राजेश भाटिया जी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रचार से मतलब है ना, लोगों को सुरक्षा की मतलब जिम्मेदारी किसकी है। आप देखिए पुलिस और प्रशासन ये सरकार के पास है, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। सरेआम अगर 4 पिस्टल लेके लोग घूम रहे हैं तो हमारी जान को सुरक्षा कौन देगा। लगभग कितने का गोल्ड होगा? तकरीबन 8 लाख रुपए का गोल्ड था। 8 से 10 लाख रुपए तक का गोल्ड। उत्तरी पश्चिमी जिला के आदर्श नगर थाना इलाके में होटल में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने 2 महिलाओं के साथ 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से ताश की पत्तियां और करीब 50,000 रुपए भी बरामद किए। वहीं कमरे के अंदर मौजूद लोग शराब पीकर जुआ खेल रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों के खिलाफ जुआ अधिनियम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बात करी जाए तो होटल एक है जिसमें
जुए का अड्डा चलाया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? फ्रूट सिक्सटीन है, ये आप होटल देख सकते हैं कि इसमें जुए के अड्डा चलता रहा और लगातार इसमें कई बार रेड हुई। बाकी रात की रेड हुई तो करीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बताया जा रहा है 4 जो है बाहर के लड़के हैं और 2 महिलाएं हैं। जो बताया जा रहा है कि जो पहले रेड होता था तो आसपास के लोग मिला करते थे, बाकी अब जो 4 जो व्यक्ति गिरफ्तार हुई है वो लोग अलग अलग के हैं, कहीं नरेला का, कहीं और जगह की बताया जा रहा है। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए कि आदर्श नगर में इस तरह से हमेशा चलते आ रहा है होटल के अंदर जुए। उस तरह की बात करी जाए कि होटल की बात करी जाए, होटल के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध भी पार्किंग चलाया जा रहा है। कई बार यहाँ स्थानीय लोग को शिकायत देने के बावजूद भी इस तरह से होटल का बाहर खुलेआम अवैध पार्किंग भी चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि आदर्श नगर थाने की बात करी जाए कि थाने का अधिकारी कई बार रेड करने के बावजूद भी इस तरह से होटल में खुलेआम चल रहा है जुए का अड्डा और लगातार इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रही है। बाकी फिर भी इस तरह से मामला सामने आ रहा है। संजय सिंह, FM दिल्ली। बात करी जाए दिल्ली के नरेला स्थित हमीरपुर गांव में कालीन और क्राकरी फैक्ट्री के गोदाम में बीती शाम आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग लगने की वजह से कई किलोमीटर तक धुआं फैल गया था। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल ऑफिसर SK ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि शाम 6:45 पर फोन आया था कि हमीरपुर गांव के गोदाम में आग लग गई है। पहले दमकल की 4 गाड़ियां भेजी गईं और फिर 23 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया था, जिस पर हमने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए केस सामने आए हैं और कल की तुलना में देश में 4.8% ज्यादा केस मिले हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,32,05,106 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिले हैं। 5 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,813, केरल में 2193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केस मिले हैं। वहीं देश में मिले कुल केसों में से 85% इन्हीं 5 राज्यों में से एक है, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 37.09% केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि इससे एक दिन पहले सिर्फ 8 लोगों की ही मौत हुई थी। भारत में महामारी से अब तक आपको बताएं कि 5,24,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए। जी ताहिर, एक बार फिर से जो कोरोना की रफ्तार है वो बेकाबू होती दिखाई पड़ रही है। देखिए लता, इस बार कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लगातार बीते दिनों जो है कुछ त्योहार आए और उसके बाद जो है लगातार दिल्ली NCR के साथ साथ लखनऊ में बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना लगा रहा, उसी के मद्देनजर एक बार फिर से जो है कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर दिल्ली NCR में रोज जो है लाखों लोग जो है ट्रेवल करते हैं, जिसके चलते बाहर से आए जो लोग हैं कई बार जो है संक्रमण के खतरे को जो है दिल्ली NCR में दूसरे लोगों के संपर्क में ला देते हैं, जिसके चलते दिल्ली NCR में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले की दर है वो बढ़ती जा रही है। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 72 जो मामले ऐसे हैं जो लगातार जो है निकलकर जो है सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, दोनों ही जगह कोरोना संक्रमण के मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे के अंदर 42 कोरोना संक्रमण के नए मामले निकलकर जो है सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय दोबारा से जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो है थोड़ी राहत जो है जरूर मिलती कोरोना संक्रमण से नजर आ रही है, लेकिन यहाँ भी कोरोना संक्रमण की जो दर है वो भी धीरे धीरे अब जो है बढ़ना शुरू हो गई, जिसके चलते 23 कोरोना संक्रमण के मामले जो है गाजियाबाद में निकलकर नए सामने आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR के कई अलग अलग इलाकों से जो कोरोना के संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई है प्रशासन की ओर से?
देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 दोबारा से लागू कर दी गई है, ताकि जो है कोरोना संक्रमण का जो खतरा है इसको जो है टालना किया जा सके। 31 तारीख तक जो है जिले में धारा 144 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन है वो बादस्तूर जो है किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश जो है जारी कर दिए गए थे कि दिल्ली एनसीआर में जो रहने वाले लोग हैं वो मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन उस दौरान भी बड़े पैमाने पर जो है लापरवाहियां देखी गई थी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो। अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अभी भी स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही हो देखने को मिल रही है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले जिस एरिया में निकलते हैं उस एरिया को रेड जोन घोषित करने के साथ साथ जो है वहां बैरिकेड जो है नहीं की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजर जो है नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण की जो दर है वो बादस्तूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाकई बहुत शुक्रिया आपका ताहिर तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जिस तरीके से लापरवाही का जो आलम है वो अलग अलग जगह पर देखा जा रहा है, यही दरअसल बड़ी वजह है कि आए दिन कोरोना में रोकथाम के बदले लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।